Hello everyone, welcome to our channel Physicam Academy. Please do like, share and subscribe to support this free revolution. जो लोग हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो चैनल है फिजिकम एकेडमी, यहाँ पे आपको IIT JAM 2023 के लिए फ्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कोर्स मिलेगा। सिर्फ IIT JAM 2023 के लिए ही नहीं, उसके बाद जो आप MSc एंट्रेंस आफ्टर करेंगे उसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको सारे कोर्स कवर कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ जुड़ जाइए एंड अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक फ्री रिवोल्यूशन है। यहाँ पे कोई भी पेमेंट की नहीं ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल को फ्री में देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप में। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन एज वेल एज क्लास कब कब है उसका नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ क्लासेस का नोट्स, आज फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, दोनों टॉपिक्स का मिल जाएगा। ठीक है, एंड हमने ये गोल रखा है हमारा कि हम सितंबर तक हमारा कोर्स को कवर करने वाले। ठीक है, तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े प्लीज़ जाके जुड़ जाइए, क्योंकि हम सितंबर में कवर करने के बाद हम आपको असाइनमेंट भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जुलाई फर्स्ट से ऑलरेडी हमने क्लासेस लेना शुरू कर लिए हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा 1.5 मंथ खत्म हो गया है। तो दिस इज शिवानी हियर एंड आई विल बी योर एजुकेटर फॉर फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये सब कवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक में बायो इनऑर्गेनिक खत्म हो चुका है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है, बॉन्डिंग भी आपका चल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 50% सिलेबस हमने अब तक खत्म कर लिया है। थोड़ा थोड़ा चैप्टर और जो 50% बाकी है आप लोगों का, वो भी आने वाला टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हमने ऑलरेडी 9 से 10 लेक्चर ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का ले चुके हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हमने बहुत सारे 90% कोर्स मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, एंड आपको मैं ग्रुप में नोट्स एज वेल एज असाइनमेंट दे दूंगी, उसको आप सॉल्व करते रहे ना। बाकी तो हम तो आपको करवाएंगे ही सितंबर के बाद। ठीक है, लेकिन नोट्स को रिवाइज करना मत भूलना। ठीक है, नोट्स को जितने बार आप चाहो उतनी बार रिवाइज करो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में। आज हमारा ये जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का। एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस, वेस इंडिसेस एंड सॉलिड स्टेट में लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी। उसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं क्या, और थोड़ा जैसे कि ब्रैग्स इक्वेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्स डिफ्रैक्शन। तो ये सब आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ मिलर इंडिसेस एंड वेस इंडिसेस के बारे में, ये क्या सिंपली ये किसके लिए यूज होता है, ताकि हमारा जो क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट है उसको, उसका स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सके। उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट जैसे कि अच्छे से कैलकुलेट हो पाए, हम पर्टिकुलरली कह सके कि ये पॉइंट में आपका लैटिस आपका एटम प्रेजेंट है या फिर आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड प्लेन, कौन से डायरेक्शन में कैसे कैसे एटम्स और आयंस और मोलिकुल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे कैसे प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में, एक पर्टिकुलर प्लेन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे प्लेन्स है। तो ये सब को डिस्क्राइब करने के लिए डिटेल्स में हम यूज करते हैं मिलर इंडिसेस एंड वेस इंडिसेस। वेस इंडिसेस जो है उसको साइंटिस्ट वेस ने दिया था, तो वो था पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आया मिलर इंडिसेस। ठीक है,
वेस ने डिराइव किया था वेस इंडिसेस एंड मिलर साइंटिस्ट ने डिराइव किया था मिलर इंडिसेस। वेस इंडिसेस मिलर इंडिसेस के पहले आया था एंड मिलर इंडिसेस इज ए सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ वेस इंडिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस एंड प्लेन्स, ठीक है। एंड दीज डायरेक्शंस एंड प्लेन्स would be in lattices और crystals। क्रिस्टल और lattices में constituent particles होते हैं, planes होते हैं, उसी प्लेन को हम बोलेंगे लैटिस। तो उस लैटिस एंड क्रिस्टल में कैसे कैसे कौन से डायरेक्शन में कौन से पॉइंट में एटम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयन और पार्टिकल प्रेजेंट है, उसी को मिलर इंडिसेस डिस्क्राइब करता है, ठीक है। the number of indices will match with the dimension of the lattice or the crystal, ठीक है। जैसे कि वन डायमेंशनल में वन इंडिसेस होता है, टू डायमेंशन में वैसे ही टू इंडिसेस होगा, थ्री डायमेंशन में अगर मैं बात करूं तो थ्री डायमेंशन में हमें थ्री इंडिसेस देखने को मिलेगा। थ्री इंडिसेस मतलब हर एक डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा 3D मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कौन से वाले प्लेन पे जाकर कट कर रहा है, प्लेन पे कट कर रहा है मतलब देखिए सबसे पहले ये हमारा 3D एक्सिस है, ये हमारा 3D एक्सिस है ना, ये पर्टिकुलर इमेज को देखिए यहाँ पे वेस एंड मिरर इंडिसेस जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए। देखिए ये एक 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D स्ट्रक्चर में पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके एटम्स आयंस प्रेजेंट होंगे, तो उनका जो प्लेन होगा एंड उनका जो पर्टिकुलर जो पॉइंट में वो अपना प्रेजेंट होगा, उसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए वेस इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जब आपको सॉलिड स्टेट का क्लास लिया था, मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है उसको उसको हम लेते हैं एच के एल करके, एंड ये जो एक्सिस होता है उसको हम डिनोट करते हैं किस तरह, एक्स एक्सिस को ए, वाई एक्सिस को बी एंड जेड एक्सिस को सी। वैसे ही ए एंड बी एक्स एंड वाई एक्सिस में जो एंगल होगा उसको हम डिनोट करते हैं एच में। वाई जेड एक्सिस में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होगा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में, उसको हम डिनोट करते हैं के में। एंड जेड एंड एक्स डायरेक्शन में एक्स जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं एल में। तो अच्छे से लिख लीजिए अपने रफ नोट में। मैं आपको सबसे पहले भी बोल दिया था कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक रफ नोट क्लास में बनाना होगा। बाकी नोट तो मैं आपको देती रहूँगी, लेकिन रफ नोट में आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो समझ में आ रहे हैं आपको, आप कुछ नया सीख रहे हैं क्लास में, उसको आप नोट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस वेस इंडिसेस, तो वेस इंडिसेस पढ़ने से पहले ये सबसे पहले समझ लीजिए कि हम एक्सिस को डोनेट करते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस को हम डोनेट करते हैं ए में, वाई एक्सिस को हम डिनोट करते हैं बी में एंड जेड एक्सिस को हम डिनोट करते हैं सी में, ठीक है। एंड जो एंगल बिटवीन दिस एक्सिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज एच के एंड एल, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में वेस इंडिसेस क्या होता है, या फिर वेस इंडिसेस मतलब इंडिस मतलब इंडेक्स। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के डायरेक्शन में कब कब वो कट कर रहा है, जैसे कि ये मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये एक एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट में ये कट हो रहा है, दूसरे पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे, ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो इसी को ही हम बोल देते हैं कि इंडिसेस है ये, ठीक है। तो वेस इंडिसेस क्या होता है कि इंडिसेस और पैरामीटर्स, तो वेस पैरामीटर्स गिव एन अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन ऑफ ए फेस ऑल्टीट्यूड टू द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। एक क्रिस्टल में जो एक्सिस प्रेजेंट है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस इन द 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्रिस्टल में जो 3 टाइप्स ऑफ एक्सिस है उसी को हम बोलेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में एक पर्टिकुलर फेस को बनाने के लिए वो एक पर्टिकुलर एक्सिस से जब जब कट करता है उसी को हम बोलेंगे इंडिसेस है पर्टिकुलर, ठीक है। तो वेस पैरामीटर गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स
at which a face cuts each axis. वेस पैरामीटर्स अच्छे से समझिए ये लाइन को. वेस पैरामीटर गिव ए रिलेटिव नंबर ऑफ यूनिट एट विच ए फेस कॉट ईच एक्सिस. ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जितने बार वो कट लगाएगा आगे आगे जाकर उसी को हम बोलेंगे वेस पैरामीटर. और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कट लगा रहा है, अगर वो पीछे कट लगाएगा उसी को हम बोलेंगे नेगेटिव कट्स. ठीक है, तो ठीक है, अब ये हुआ वेस इंडिसेस के बारे में. ठीक है, अगर मैं बात करूँ मिलर इंडिसेस के बारे में, तो मिलर इंडिसेस क्या है कि मिलर इंडिसेस Miller evolved a method to design the orientation and direction of a set of parallel plane. क्रिस्टल में तो कितने सारे प्लेन्स प्रेजेंट होंगे. मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल है, मान लीजिए कि ये क्यूबिक क्रिस्टल है, तो वहां पे ये एक प्लेन है, ये तो एक प्लेन, ये एक फेस था, ये तो एक फेस था, ये नंबर 1 फेस था. उसके आगे ये एक प्लेन आ गया, उसके आगे ये भी एक प्लेन आ सकता है. अच्छे से आरव को, ये डॉट जो मैं दे रहा हूँ ना, ये वाला जो पेन का डॉट चल रहा है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक रेड कलर का डॉट चल रहा है, इसको अच्छे से नोटिस कीजिएगा. ठीक है, तो एक क्रिस्टल में देखिए कितने सारे प्लेन्स आ गए, 1 2 3 4 5 भी आ सकता है. कितने सारे तो प्लेन होते हैं ना, तो उसी प्लेन को उनके उसी प्लेन के बीच में क्या एंगल होता है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो डिटेल स्ट्रक्चर जानने के लिए क्रिस्टल में हमने मिलर इंडिसेस को यूज किया. ठीक है, Miller indices Miller evolved a method to designate the orientation and direction of a set of parallel plane with respect to the coordinate system by numbers h, k, l. ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे मिलर इंडिसेस. The planes represented by the h, k, l Miller indices are also known by h, k, l plane. इसको आगे जाकर हम पढ़ने वाले. तो एक रफ आइडिया आ गया कि मिलर इंडिसेस और वेस इंडिसेस को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है एंड वो किसके लिए यूज होता है. फॉर डिजाइन द प्लेन्स इन द 3D अरेंजमेंट एंड टू लोकेट द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड आयंस. ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रिस्टल में स्ट्रक्चर जानने के लिए मिलर इंडिसेस वेस इंडिसेस यूज होता है. ओके, तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक पॉइंट और एटम कैसे होता है. एक पॉइंट एटम सिंपल क्यूबिक, हमारे पास 3 टाइप ऑफ सिंपल, अगर मैं बात करूँ क्यूबिक सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं. वैसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर्स में पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ बॉडी सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है. बॉडी सेंटर मतलब ये वाला, ये एक क्रिस्टल है, यहाँ पे एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर्स में तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ बॉडी सेंटर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट होते हैं. वैसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ हर फेस में भी एक 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 करके एटम प्रेजेंट होगा. तो इसीलिए सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेट नंबर होते हैं 1. वैसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में होते हैं 2. एंड एफसीसी में कितने और क्रिस्टल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 4. ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था प्रीवियस क्लासेस में. ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए. अगर आप हमारा चैनल विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे जो 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 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं उन सब का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं आराम से. ठीक है, एंड सब सब कुछ फ्री है. ठीक है, ओके. सो देखिए मिलर इंडिसेस क्या होता है. मिलर इंडिसेस हम पढ़ेंगे एक प्लेन में कैसे दिया जाता है, उसके बाद उसके कंक्लूजन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका स्पेशल नेमिंग क्या होता है. ठीक है, तो देखिए ये है जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस.
अगर यहाँ पे अगर एक एटम प्रेजेंट होगा इस पॉइंट में, ये वाला जो रेड वाला पॉइंट एक्सिस में दिखा रही हूँ मैं आपको, वहां पे अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो वो एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी मतलब उसका पॉइंट क्या आएगा, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, ये जो रेड कलर का पॉइंट है उसका पॉइंट आएगा क्या, 100। उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस में 1 एंड जेड एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 0, तो उसका इंटरसेप्ट आएगा 100। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में एक एटम को ले लूँ यहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर वाई एक्स एक्स डायरेक्शन में 1 कट कर रहा है एंड वैसे ही सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी 1 कट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, 100। लेकिन जीरो जेड एक्सिस में ये कोई भी पॉइंट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस में कोई जेड डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं है। ये एक्स वाई प्लेन में अगर प्रेजेंट होगा तो इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा क्या, 110 या फिर 220 या फिर 330। समझ में आ रहा है आपको? अगर एक्स डायरेक्शन में एक पॉइंट प्रेजेंट है तो उसका डायरेक्शन, उसका इंटरसेप्ट आएगा क्या, अगर एक पर्टिकुलर एटम सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वाई एंड जेड डायरेक्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो उसका एक्स एक्सिस में जितना पॉइंट वो कट करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटरसेप्ट आ जाएगा। अगर वो मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है 2, अगर 2 पे वो कट लगा है तो उसका इंटरसेप्ट आ जाएगा 200। वैसे ही अगर एक्स वाई प्लेन में वो कट लगाएगा, ये एक पॉइंट प्रेजेंट है, तो उसका आ सकता है 110। अगर ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। वाई एक्सिस में भी एक कट लगा रहा है एंड जेड एक्सिस में भी एक, एक्स एक्सिस में भी एक कट लगा रहा है, वाई एक्सिस में भी एक कट लगा रहा है, जेड एक्सिस में भी एक कट लगा रहा है, तो उसी इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 111। आप अगर एक रूम में बैठे तो रूम के मिडिल में इमेजिन कीजिए एक पॉइंट को, तो उसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, 111 या फिर 223 या फिर 234, मतलब जितने रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू आप देख लीजिएगा। एक्सेस में जैसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं एक्सेस को, सॉरी। तो ये पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट का कोड इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 111, ठीक है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं व्हीलर इंडिसेस क्या होता है। अगर मैं बात करूं वेस इंडिसेस जो है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय, जिससे कि अगर यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, देखिए वेस इंडिसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ, ठीक है। वेस इंडिसेस ए वेस इंडिसेस फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। व्हीलर इंडिसेस पॉइंट्स में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता, वेस इंडिसेस फ्रैक्शन में होता है। तो अगर मैं बात करूँ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C आर यूनिट डिस्टेंसेस, द वेस इंडिसेस विल बी 111, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्लेन में जाकर डायरेक्ट देख लेते हैं। तो मिलर इंडिसेस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई वेस इंडिसेस, ठीक है। ओके, अगर मैं वन कोऑर्डिनेट की बात करूँ, एक प्लेन में सिर्फ वन कोऑर्डिनेट को हम दिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक प्लेन प्रेजेंट है, ये एक प्लेन प्रेजेंट है, तो इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 100। ये जो पॉइंट प्रेजेंट है एक्स डायरेक्शन में, इसका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने देखा दिखाया आपको क्या, अल्फा अल्फा मतलब यहाँ पे इंडिसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अल्फा 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 जो लिखा हुआ है यहाँ पे,
को इंडिसेस, नंबर ऑफ इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कौन सा पॉइंट में, कौन सा यूनिट में वो कट लगाएगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि 1A यहाँ पे आ गया, तो इंटरसेप्ट यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या है, 1 है, तो उसका वेस्ट इंडिसेस आ जाएगा 1 अल्फा अल्फा। तो मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगा, मिलर इंडिसेस होता है 1 डिवाइडेड बाई वेस्ट इंडिसेस, है ना। तो अगर मैं एंड कॉमा आपको यूज नहीं करना है इन केस ऑफ मिलर इंडिसेस, अच्छे से याद रखना। इन केस ऑफ वेस्ट इंडिसेस हम इसको लिख सकते हैं, 1 मिलर इंडिसेस होता है 1 डिवाइडेड बाई वेस्ट इंडिसेस, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या आ जाएगा 1 0 0। ओके, सो अगर मैं बात करूं, वैसे ही इन केस ऑफ जेड एक्सिस ये हो जाएगा 0 0 1, इन केस ऑफ वाई एक्सिस ये हो जाएगा क्या 0 1 0। यहाँ पे सिर्फ एक एक डायरेक्शन में ही पॉइंट आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कुछ दिखा रहा है ऐसे, ठीक है। अगर मैं टू कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं, तो टू कोऑर्डिनेट मतलब ये एक जो प्लेन है, अच्छे से देखिए, ये जो पर्टिकुलर जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट में कट कर रहा है एंड वाई जेड एक्सिस को इस पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जब हम लिखेंगे ये पर्टिकुलर प्लेन का, यहाँ पे दो एक्स डायरेक्शन में एंड वाई जेड डायरेक्शन में पॉइंट आ जाएगा उसका, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, ए अल्फा सी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अल्फा 1, ये हुआ आपका वेस इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/0 प्लस नहीं एंड 1/1, तो क्या आ जाएगा 1 0 1, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थ्री कोऑर्डिनेट में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एक्सिस है एंड एक प्लेन प्रेजेंट है कुछ इस तरह करके, ये तो आपका हो गया एक्स वाई, सॉरी ये जेड एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये इस तरह कुछ अगर एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा, तो उसका ये प्लेन कट कहाँ पे लगा रहा है, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में कट लगाएगा, तो इसीलिए इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 0 0 1 1, मिलर इंडिसेस का ये आ जाएगा। अगर मैं थ्री कोऑर्डिनेट की बात करूँ, तो ये पर्टिकुलर जो ट्रायंगुलर प्लेन आपको दिख रहा है वो जेड 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 एक्सिस को भी कट लगाएगा, वाई एक्सिस को भी कट लगाएगा, एक्स एक्सिस को भी कट लगाएगा। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में ये एक पर्टिकुलर प्लेन जेड एज वेल एज एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस में कट लगा रहा है, ठीक है, ए बी सी करके। तो इसीलिए उसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 1 1 1, और इसीलिए मिलर इंडिसेस होता है 1 डिवाइडेड बाई वेस्ट इंडिसेस 1/1 1/1 1/1, क्या आ जाएगा 1 1 1। अगर मैं बात करूँ कुछ इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। देखिए मैंने आपको बोला कि एक्स एक्सिस को हम डिनोट करते हैं ए में, जेड एक्सिस को हम डिनोट करते हैं सी में, वाई एक्सिस को हम डिनोट करते हैं बी में, ठीक है। अगर मैं इंटरसेप्ट के इस पर्टिकुलर इस अच्छे से स्क्रीन को देखते रहेगा, ये एक जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्लेन गिवन है आपको, ये जो पर्टिकुलर प्लेन गिवन है इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। प्लेन जो गिवन है ए बी सी प्लेन में ए जो पॉइंट है वो सी 0.5 पॉइंट में जेड एक्सिस को कट लगा रहा है, ठीक है। ये कब कब कट लगा रहा है, ये जो पर्टिकुलर प्लेन, मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस, ये है ऊपर वाला जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए कि ये है .1, यहाँ पे आकर .1 आ रहा है, यहाँ पे .1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्लेन यहाँ पे दिया है वो 0.5 पॉइंट में कट लगा रहा है, एंड इन केस ऑफ एक्स एक्सिस
वो कहाँ पे आकर कट लगा रहा है, 1+हाफ में। 1+हाफ मतलब क्या, 3/2। तो ये पर्टिकुलर जो प्लेन है वो 3a/2 में कट लगा रहा है, एंड इन केस ऑफ वाई डायरेक्शन भी ये 3b/3/2 पॉइंट में कट लगा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आज दिस प्लेन इज कट, दिस प्लेन मेड ए कट along the y axis, इसको हम क्या बोलेंगे, 3b/2। अगर ये x डायरेक्शन में कट लगा रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं 3a/2। अगर वो इस j डायरेक्शन में कट लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे c/2, क्योंकि ये c 0.5 या फिर हाफ पॉइंट में कट लगा रहा है c के सॉरी z के डायरेक्शन में, तो इसीलिए हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, 3a/2, 3b/2, c/2। इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, वेस्ट इंडिसेस क्या आ जाएगा, सिर्फ इसका इंटरसेप्ट यहाँ पे लिख लीजिए, 3/2, 3/2, 1/2। एंड मिलर इंडिसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला, मिलर इंडिसेस होता है 1/2 वेस्ट इंडिसेस। तो क्या आ जाएगा, 1/3/2, 1/3/2 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, ये भी 2/3 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। लेकिन मिलर इंडिसेस क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता। तो अगर मैं ये फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो हम क्या कर सकते हैं, ये दिया है क्या, 2/3, 2/3, 2 दिया है। 1 सेकेंड गाइस। तो हमारे पास मिलर इंडिसेस ये गिवन है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हर एक एक्सेस को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 इंटू 3 हो जाएगा क्या, 6। तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगा, 2 2 6, ठीक है। मिलर इंडिसेस कांट बी फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, सो अच्छे से होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये भी पर्टिकुलर प्लेन को यहाँ पे देख लीजिए, एक्स एक्सिस को यहाँ पे ए में दिया गया है, वाई को बी में दिया गया है, सी को सॉरी जेड को सी में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस क्या क्या है, यहाँ पे सी को हाफ पॉइंट में कट हुआ है, y को 1 पॉइंट में कट लगा रहा है, एंड x को 1 पॉइंट में कट लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 1 1 हाफ। ये जो पर्टिकुलर क्रिस्टल में ये जो ट्रायंगुलर सॉरी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल में अगर हम एक ट्रायंगुलर प्लेन इमेजिन कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर ट्रायंगुलर प्लेन एक्सिस को किस किस तरह टच कर रहा है, हाफ पॉइंट में कट कर रहा है, 1 1 पॉइंट में कट कर रहा है। तो इसका इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 1 1 हाफ, एंड उसका वेस इंडिसेस क्या होता है, वेस इंडिसेस हो जाएगा क्या, 1 1 हाफ। तो उसका मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगा, वेस इंडिसेस होगा इन केस ऑफ दिस क्रिस्टल होगा क्या, 1 1 हाफ। तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई वेस इंडिसेस, तो क्या आ जाएगा 1 1 2। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे 12 में कन्वर्ट किया गया फ्रैक्शनल आज दिस रिजल्टेंट इज इन फ्रैक्शन। तो इसको हमने कन्वर्ट किया होल नंबर में, 3 4 12 में मिरर इंडिसेस को हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ओके, होप कि आपको अच्छे से मिलर इंडिसेस एंड वेस इंडिसेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में अभी समझाया। तो नोट्स में आपको डिटेल में गिवन है, ठीक है। अगर आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉब्लम तो कर ही पाएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल तो जो बेसिक होता है, जो कैसे हम पॉइंट को डिनोट करते हैं विद द यूज ऑफ मिलर इंडिसेस एंड वेस इंडिसेस, मैं आपको अभी बताया, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आपका कैसा आता है कि ये एक सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए, फाइंड 1 0 0 प्लेन। यहाँ पे ये गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स गिवन है, या आपको क्या फाइंड करना होगा, 1 0 0 मतलब ये दिया गया है किस ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है इसको इस तरह एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक्स वाई जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि एक्स एक्सिस का जो पर्टिकुलर 1 दिया गया है एक्स के जगह,
तो आपको साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है क्या, जो पर्टिकुलर प्लेन है वो एक्स एक्सिस में वन कट लगा रहा है एंड वाई जेड एक्सिस में कोई भी वो प्लेन कट नहीं लगा रहा है। ठीक है, देखिए क्रिस्टल में तो बहुत सारे प्लेन्स प्रेजेंट है, हमें एक पर्टिकुलर प्लेन का सिचुएशन बताना होगा विद द यूज ऑफ मिलर इंडिसेस एंड वेस्ट इंडिसेस। तो ये जो पर्टिकुलर क्रिस्टल में जो प्लेन प्रेजेंट है वो उसका सिचुएशन का कैसा है, उसका पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, लोकेशन ढूंढते हैं उसका। तो 3D एक्सिस में उसका वो पर्टिकुलर प्लेन का लोकेशन कहाँ पे होगा हम यहाँ से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये वन पॉइंट में यहाँ पे कट लगा रहा है, एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में वन कट लगा रहा है, तो वो प्लेन जो होगा वो जरूर एक्स डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होगा। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका वाई डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो इसका इंटरसेप्ट अगर मैं लिखूं आपको क्या हो जाएगा, खुद से बोलिए क्या हो जाएगा, 0 1 0। अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर है ये एक्स एक्सिस एंड ये जो पर्टिकुलर प्लेन दिया गया है वो एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, पूरा पर्टिकुलरली एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये तो आंसर क्या आ जाएगा करेक्टली उसका, ये वाला। ठीक है, ओके। सो आपको नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग मिल जाएंगे, तो आपको वो अच्छे से देखना होगा। ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं, हम क्या करेंगे, इंटरप्लानर डिस्टेंस मतलब डी को कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन होता है डी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स के बीच में ये पर्टिकुलर दो जो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्रिस्टल में ये जो दो प्लेन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वाला एंड ये वाला जो प्लेन्स प्रेजेंट है, इन दोनों में डिस्टेंस को हम बोलेंगे इंटरप्लानर डिस्टेंस। अच्छे से याद रखिए, दो पैरेलल प्लेन में जो डिस्टेंस आता है उसको हम बोलेंगे इंटरप्लानर डिस्टेंस। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला 1/d², 1/d² is equal to k² divided by a² plus, सॉरी ये है h, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, ये है 1/d² is equal to h² divided by a² plus k² divided by b² plus n² divided by c²। ठीक है, ये है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरप्लानर डिस्टेंस। ओके ओके, सो ओके, सो सॉरी गाइस, मैंने आपको एक गलत बताया, जो एच के एल होता है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हमारा एच के एल होता है, मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में बोला था कि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता, डज नॉट रिप्रेजेंट एंगल, बल्कि रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। ठीक है, रिप्रेजेंट प्लेन्स, एच प्लेन, के प्लेन, एल प्लेन। ठीक है, एंगल को हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा में। ठीक है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ओके, सो चलिए चलते हैं अभी आगे। तो फॉर क्यूबिक क्या होता है, इंटरप्लानर डिस्टेंस होता है ए डिवाइडेड बाई h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, तो इंटरप्लानर एंगल जो है वो आपका कोर्स में नहीं है, लेकिन नोट में मैंने दे दिया है आप लोगों को, तो आप लोग चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया है कि ए पैरामीटर ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल गिवन है क्या, ए इज इक्वल टू 50 पिकोमीटर, बी दिया है 100 पिकोमीटर एंड सी दिया है 150 पिकोमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द स्पेस बिटवीन 1 2 3 प्लेन। ठीक है, तो डी एच के एल मतलब D1 2 3 आपको कैलकुलेट करना है, क्या होगा। For the orthorhombic unit cell, the interplanar distance is given by, ये फॉर्मूला आपका 1/d²
इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये है इंटरप्लानर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। तो हमारे पास जो प्लेन गिवन है वो क्या गिवन है, D123। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो एच एच में हम इसको वैल्यू पुट कर लिए 1 डिवाइडेड बाई 50 पिकोमीटर का स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई 100। एच के एल के गिवन है 1 2 3 गिवन है, एच डी एच के एल होता है ना। तो हमारे पास गिवन क्या है, D123। तो एच इज इक्वल टू 1 है, के इज इक्वल टू 2 है, एल इज इक्वल टू 3 है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई D123 का स्क्वायर will be equal to 1 divided by 50 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी ठीक है। तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 150 का स्क्वायर। तो इसका अगर हम कैलकुलेट कर लें तो क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या, 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 50 का स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर है ये। तो इसको अगर हम घुमा के उल्टा कर ले, इसको क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा क्या, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका। तो अगर मैं इसको भी लिख लूँ तो अच्छे से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 2500। तो डी आ जाएगा क्या, डी आ जाएगा रूट ओवर ऑफ, सॉरी गाइस, सॉरी अगर मैं बात करूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने क्या लिया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 3। तो डी क्या आ जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाई 3 का रूट ओवर क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई रूट 3। 50 डिवाइडेड बाई रूट 3 क्या होता है, 29 पिकोमीटर। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो हमने वेज इंडिसेस, मिलर इंडिसेस, इंटरप्लानर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हमने पढ़ लिए। ओके ओके, सो अब हम चलते हैं ब्रैग्स लॉ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। ओके, सो देखिए, जो वेव्स होते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे एक्स रे यूज होगा। तो पर्टिकुलर वेव जब मूव करता है, अगर वो इन फेज मूव करेंगे, इन फेज मतलब उनका क्रेस्ट के आगे क्रेस्ट रहेगा, ड्रॉफ की जगह ड्रॉफ रहेगा। अगर ऐसे करके वेव एक्स रेज मूव कर रहे हैं आपके पास, तो उसको हम बोलेंगे इन फेज है वो, उसको हम बोलेंगे इन फेज। ठीक है, क्रेस्ट के अलोंग क्रेस्ट है, क्रेस्ट के अलोंग क्रेस्ट है, ट्रॉफ के अलोंग ट्रॉफ है। क्रेस्ट मतलब ऊपर जब एक वेव, मान लीजिए कि एक वेव जो मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसको हम बोलेंगे ट्रॉफ। ठीक है, तो जब मूव करता है वेव, तो अगर वो क्रेस्ट के अलोंग क्रेस्ट होगा, ट्रॉफ के अलोंग ट्रॉफ होगा, तो उसको हम बोलेंगे इन फेज में है। ठीक है, अगर कुछ इस तरह मूव करेगा, अगर वेव दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वो फेज में नहीं है। ठीक है, okay, so when two waves are in the same region, they interfere depending on the relative phase. They may interfere constructively and destructively. Constructively मतलब अगर ये दो मूव कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इंटरफियरेंस हो गया, वो तो वो इंटरफियर करके, तो इन फेज में है ये लोग, तो क्या रिजल्टेंट आ जाएगा इस इन लोगों का, ये वाला। ठीक है, अगर वो डिस्ट्रक्टिवली मूव कर रहे हैं कुछ इस तरह के, देखिए इन फेज में जब वो इंटरफेयर करेंगे तो उसका क्रेस्ट का
हाइट बढ़ जाएगा, ट्रॉफ का हाइट भी बढ़ जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉलर एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रैग्स लॉ के बारे में, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक एक्स रे है, ये एक वाई रे है, या फिर वाई रे है, जेड रे है, ठीक है। वो पी पॉइंट में ये जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है, इसको पी पॉइंट में टच करके रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड जो वाई है क्या कर रहा है, वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करके क्रिस्टल के अंदर घुस रहा है, घुसने के बाद फिर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू जेड रे, वाई रे क्या करे, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये क्यू आर एस डिस्टेंस उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू जेड रे, क्योंकि जेड रे क्या क्या यहाँ से डायरेक्ट आया सरफेस में से रिफ्लेक्ट करके चला गया, लेकिन वाई रे जो है वो क्या किया, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को अंदर अंदर जाके फिर रिफ्लेक्ट हुआ। तो एज कम्पेयर टू जेड रे, वाई रे ट्रैवल क्यू आर एस डिस्टेंस मोर देन, ओके। सो ये जो मोर ट्रैवल किया वो क्या होता है, जो क्यू आर एस, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल को ड्रॉ करूँ, ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल हो गया, ओके। तो चलिए आगे जाकर, ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे अच्छे से दिया है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये रे से, ये मान लीजिए कि जेड रे है एंड ये वाई रे है, ठीक है। तो वाई जेड रे से वाई रे जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस बी डी सी, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो वाई रे है वो जेड एक्सिस से कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी डी सी वाला जो डिस्टेंस है, बी डी प्लस सी डी। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, द ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो है इज इक्वल टू एन लैम्बडा। एन लैम्बडा मतलब जो वेवलेंथ वो ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो वेव्स आ रहे हैं वो इन फेज में है। तो इन फेज में है मतलब वो इंटरफियर जब करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू एन। मतलब अगर टू रे मूव कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 × लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। अगर इन फेज में है तो ये रूल अप्लाई होगा, जो इंटरप्लानर डिस्टेंस एक्स्ट्रा वो ट्रैवल कर रहा है वो क्या होगा, इज इक्वल टू एन लैम्बडा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बी डी जो पी डी है उसका होता है क्या, बी डी प्लस सी डी, ठीक है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल में देखूँ आपको, 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा वेट कीजिए। सो ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ तो ए डी सी ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ, ए डी सी ट्रायंगल, सी डी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छे से मैं दिखा देती हूँ आपको इसका बड़ा वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये यहाँ पॉइंट है, बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे ये है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए पॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे डी पॉइंट। तो सी डी डिवाइडेड बाई ए डी क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, क्योंकि ये पी, ये है बी, ये है एच। इन द पर्टिकुलर ए डी सी ट्रायंगल दिस सी डी इज इक्वल टू पी, ए डी इज इक्वल टू एच, ए सी इज इक्वल टू बी। तो पी बाई एच होता है क्या, साइन थीटा। तो सी डी क्या हो जाएगा, ए डी साइन थीटा होगा ना। तो इससे ही क्या होगा,
वन सेकेंड, सॉरी सॉरी फॉर द ट्रबल गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो वैसे ही सी डी हुआ ऐसा, तो वैसे ही बी डी भी हो जाएगा क्या, डी साइन थीटा। एडी क्या, एटी क्या होता है, डी इंटरप्लानर डिस्टेंस है डी ना, तो सी डी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। वैसे ही इन केस ऑफ वी डी भी होगा क्या, डी साइन थीटा। तो पी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो पी डी होता है क्या, हमने पी डी मतलब बी डी सी जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो ट्रैवल क्या होता है, वो एन लैम्बडा। तो एन लैम्बडा क्या हो जाएगा, टू डी साइन थीटा। ये है आपका पर्टिकुलर ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स लॉ। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, एन एन लैम्बडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके, सो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा। हमने ब्रैग्स लॉ देख लिया, एक्स्ट्रा डिफ्रैक्शन देख लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है पर्टिकुलरली, लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one mole of a crystal forms its constituent ions or atoms in a gaseous phase, ठीक है। जो आयन्स होते हैं वो गैसेस फेज में प्रेजेंट है, वहां से हम इंफिनिटी डिस्टेंस से लाकर जब हम पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एटम्स और आयन्स के बीच में, तब वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when one mole of a crystal formed from its constituent ions, उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एक क्रिस्टल ब्रेक होता है, जब एक पर्टिकुलर क्रिस्टल ब्रेक होता है, जब एक मान लीजिए कि एक सीएल को हमने कंप्रेस कर करके एक्सेल, तो एक्चुअली नॉर्मल में गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो हमने बहुत प्रेशर दे के इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो HCl में क्या होता है, जो बॉन्ड बन गया, तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा उसको भी हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर क्रिस्टल फॉर्म होता है, तब वो जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। एंड जब क्रिस्टल ब्रेक करता है आफ्टर द फॉर्मेशन, तब भी जो एनर्जी रिलीज होता है उसको भी हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। ओके, सो लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास चार टाइप्स होते हैं। बॉर्न-लैंडी इक्वेशन होता है, बॉर्न मेयर इक्वेशन, कापुस्टिन्स्की इक्वेशन एंड बॉर्न हार्बर साइकिल, ठीक है। बॉर्न हार्बर साइकिल जो है वो एक्सपेरिमेंटल है एंड दिस थ्री इक्वेशंस आर थ्योरेटिकल। तो हमें हमारा कोर्स में इम्पोर्टेंट है क्या, बॉर्न-लैंडी इक्वेशन एंड बॉर्न हार्बर साइकिल। अगर आप चाहें, आपके नोट में गिवन है बॉर्न मेयर एंड कापुस्टिन्स्की, ठीक है। अगर आप ये दोनों को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा अगर आप चाहें, लेकिन मैं बॉर्न लैंडी इक्वेशन एंड बॉर्न हार्बर साइकिल को अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। बॉर्न लैंडी इक्वेशन जो है वो बड़ा वाला इक्वेशन है, उसका डेरिवेशन जो है वो आपको सिर्फ समझना होगा, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं है उसका, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप सिर्फ याद रख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। अगर बॉर्न-लैंडी इक्वेशन क्या होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, ये है आपका पर्टिकुलर बॉर्न-लैंडी इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन, ठीक है। लैटिस एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, लैटिस एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है फॉर्मिटिविटी, ठीक है। जेड प्लस जेड माइनस से चार जन काटन, चार जन आनलाइन, ठीक है। एन होता है एवोगाड्रोस नंबर, इट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर इज द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ए इज योर मिडलॉन्ग कांस्टेंट, 1 - 1/n, एन है एन जो है बॉर्न एक्सपोनेंट है, ठीक है। ए जो है वो है मॉडुलम कांस्टेंट। दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल एंड डोंट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन आयन और साइज ऑफ द आयन, ठीक है।
इस पॉइंट को, इस पेज जो है इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, this is your Born-Landy equation, 1 divided by 4 pi epsilon 0 z plus z minus n into na square a divided by r whole into 1 minus 1 by n. Okay, so lattice energy can be estimated by assuming an electrostatic model of solid state ion lattice. The ions are considered to be point charge. ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग खुद से पढ़िएगा, क्योंकि आगे यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है। जब इक्वेशन फॉर्म हुआ था, जब वहाँ पे NaCl क्रिस्टल को लेकर देखे थे हमने, ठीक है, NaCl क्रिस्टल को लेकर हमारा पर्टिकुलर लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हुआ था फॉर द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। अगर आप चाहे तो इसको अच्छे से अगर आप इसको चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जब देखिए इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि जब भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो एटम्स एटम्स के बीच में या फिर आयंस आयंस के बीच में पर्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होता है। एंड जो जब वो काटायन काटायन जब सामने आ जाता है या फिर अनयन अनयन जब सामने आ जाते हैं, तो उनके बीच में पर्टिकुलर रिपल्सन भी होता है। तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के वक्त, ठीक है, हम दो दो तरह का अट्रैक्शन, दो तरह का फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन करने के टाइम हम आज अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस को कंसिडर में लेते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस में भी जो एनर्जी कंप्रेस हो जाता है, दो एटम साइंस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रिलीज करते हैं। एंड रिपल्सन में क्या होता है कि रिपल्सन में रिपल्सिव फैक्टर में तो एक दूसरे के साथ दूर जाने से क्या होता है, उनके बीच में एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर मैं NaCl की बात करूं, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेशन है। आपने अपना ग्रेजुएशन की ईयर फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट में बुक्स में दिया होता है, तो इसको आपको सिर्फ रीडिंग करना है तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बॉर्न-लैंडी इक्वेशन क्या होती है, तो कंसीडर द यूनिट सेल लैटिस फॉर द NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल में सेंट्रल आयन Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6Cl माइनस एट r डिस्टेंस, 12 Na प्लस एट √2r डिस्टेंस। √2r मतलब फेसेस में जो एज लेंथ में जो एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो 8Cl माइनस एट √3r etc। √3r मतलब डायगोनल में बॉडी डायगोनल लेंथ 3 है। ठीक है, याद है आपको, फेस डायगोनल का लेंथ होता है √2a एंड फेस बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ में प्रेजेंट है 8Cl माइनस, फिर 6Cl माइनस एट प्रेजेंट एट a डिस्टेंस ऑफ r, एंड 12 Na plus present at a distance of √2r. So remembering that in an actual crystal, the unit lattice is repeated in the 3 dimension, we shall get 6 more Na plus ion। तो इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, ई कूलम्बिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा इनके बीच में। देखिए, ये अट्रैक्टिव फोर्स, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, E² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। अगर 6 ये है पर्टिकुलर एक एटम के लिए, या फिर दो एटम मान लीजिए, दो एटम्स के लिए होता है कूलम्बिक अट्रैक्शन क्या, इतना। तो अगर मैं बात करूँ 6 के लिए, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू इतना। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगता है कब, जब एक एटम के अराउंड एक एटम प्रेजेंट होता है। जब वैसे ही अगर एक एटम के अराउंड 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर रिपल्सिव फोर्सेस दिखाएंगे, उसको हम शो करेंगे क्या, 6 इंटू करके। वैसे ही ये सब इसीलिए दिखाया जा रहा है आपको। इसको आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ से ई पेज को आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ए बॉर्न-लैंडी इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसी से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बॉर्न हार्बर साइकिल क्या होता है। इट इज अ थर्मोडायनामिक साइकिल
correlating the heat of formation of a compound with other thermodynamic quantities. ठीक है, among these are include the energy terms involved in the various processes which may be carried on successively to form same substance in a different path. His law of constant heat of submission is followed. मतलब जिस भी पाथ फॉलो क्यों ना करें, उसका जो रिजल्टेंट हीट होगा वो सेम होगा. ठीक है, अगर बॉर्न हैमर साइकिल की मैं बात करूं, एक साइकिल देख लीजिए. अगर आप चाहें तो सॉलिड एंड गैस को अगर आप डायरेक्ट मिक्स करते तो भी जितना हीट फॉर्मेशन तो जो होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड को, सॉरी, यहाँ पे एक बार देख लीजिए अच्छे से. ये देख लीजिए, यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, Na प्लस, सॉरी, हमारे पास क्या गिवन था, NaCl. डायरेक्शन देख लीजिए कुछ इस तरह, ये है NaCl क्रिस्टल. ठीक है, NaCl क्रिस्टल से अगर हम उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये Na सॉलिड आएगा एंड Cl2 गैस निकलेगा. Na सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगेगा, डेल्टा H सब्लिमेशन. सबसे पहले कैटायन को ब्रेक करेंगे, उसके बाद आनायन को देखेंगे. ठीक है, तो NaCl को हम सबसे पहले ब्रेक किए, Na प्लस एंड Na सॉलिड एंड Cl माइनस, Cl क्लोराइड गैस एंड क्लोराइड गैस एंड सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट किए पहले. ठीक है, तो उसके बाद हम उसको सब्लिमेट किए सोडियम को, जो गैस में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद हम क्या किए, क्लोराइड को डिसोसिएशन किए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, सोडियम गैस एंड क्लोरीन गैस. ठीक है, तो उससे हमें आयोनाइज करना पड़ेगा. तो हम क्या किए, आयोनाइज किए सोडियम को, तो सोडियम प्लस फॉर्मेशन हो गया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोराइड. उसके बाद हमने क्या किया, क्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हीट कंसिडर होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो यहाँ पे हमारे पास आयंस फॉर्मेशन हो गया, Na प्लस एंड Cl माइनस. उसके बाद फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl. सबसे पहले क्या होता है, या फिर अगर मैं उल्टे तरीके से आपको समझाऊं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होता है Na सॉलिड एंड क्लोराइड गैस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस में सॉरी सॉलिड में प्रेजेंट है तो उसको हम सब्लाइम करेंगे. सब सब तो सब्लाइम करने के लिए हमें हीट, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट चाहिए ना, नहीं हीट चाहिए. एक पर्टिकुलर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं. वैसे ही जब सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हीट चाहिए ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डेल्टा एच सब्लिमेशन. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले सोडियम सॉलिड को हमने गैस में कन्वर्ट किया. सोडियम को हमने क्या किया, गैस में कन्वर्ट किया. ठीक है, सोडियम को गैस में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, क्लोराइड को डिसोसिएशन किया. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच डिसोसिएशन, डेल्टा एच डिसोसिएशन. ठीक है, डेल्टा एच डिसोसिएशन के अगर हम एनर्जी दिए डिसोसिएट करने के लिए क्लोराइड को, हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl गैस आ जाएगा, इन द एटॉमिक फॉर्म आ जाएगा. ये दोनों गैसेस में कन्वर्ट हो गए. तो हमें आयंस चाहिए, तो आयंस पाने के लिए हमें इसको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, सो आयंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. तो सोडियम को अगर हम आयनाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो Na प्लस. एंड क्लोराइड को अगर हम जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे जो हीट आएगा
उसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आएगा क्या, डेल्टा एच आयोनाइजेशन, फिर आएगा क्या, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जो एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रॉन को जो क्लोराइड एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्ट करके क्या बनेगा, क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास आयन्स प्रेजेंट हो गए, तो तब वो मिलके क्या बनाएंगे, Na+ एंड Cl- मिलके क्या बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, सोडियम क्रिस्टल। ठीक है, तो इस तरह होता है बॉर्न हावर साइकिल। तो बॉर्न हावर साइकिल हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसका एप्लीकेशन है, क्यों वो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ मेनी आयनिक कंपाउंड, क्यों वो स्टेबल होते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड भी लिख सकते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद हम एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, देखिए जब Na+Cn- आयंस में फॉर्म हो गए, उसके बाद जो एनर्जी लगेगा उनको फॉर्मेशन होने के लिए, उसी को हम बोलेंगे डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, डेल्टा एच एल लिखा है। तो देखिए बॉर्न हावर साइकिल हमें कैलकुलेट किया गया कैसे, डेल्टा एच फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन प्लस सब्लिमेशन प्लस डिसोसिएशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, जो नेट एनर्जी रिलीज हुआ वो होता है जीरो। ठीक है, ओके सो यहाँ पे आप लोगों का सॉलिड स्टेट खत्म हो गया। मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया दिया था। 5 टाइप का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्रिस्टल कैसे होते हैं, लैटिस कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, सोडियम क्रिस्टल का टाइप क्या है, जेड स्ट्रक्चर क्या है, और बॉक्साइट स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि वर्ड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल होल होल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होल क्या होता है। मैंने सारे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवा दिया है। ठीक है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा। तो आज आपका सॉलिड स्टेट खत्म हुआ। अगर हम चाहें तो कल एक सेशन ले सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो होप कि आप ये सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो गुड नाइट, टेक केयर गाइस। हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए, नोट्स को फॉलो करते रहिए, हमेशा रिवाइज करते रहिएगा, एक एक लाइन को नोट्स में पढ़िए, जो जो मैंडेटरी है कोर्स में मेंशन है उसको अच्छे से पढ़िए, जो जो मैंडेटरी नहीं है उसको सिर्फ एक बार रीडिंग करके छोड़ दीजिए। ठीक है, नोट्स में बहुत सॉलिड स्टेट में जो नोट मैं आपको दूंगी बहुत गिवन है, बुक से भी ज़्यादा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा, आज बहुत सारे गिवन है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ जितना मैंडेटरी है, जितना मैंने आपको क्लासेस में कवर करवाया है, सिर्फ उसी को आपको पढ़ना है, अच्छे से उसी को रिवाइज करते रहना है अच्छे से। जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे सोडियम आटम प्रेजेंट होता है, उसका नेबरिंग डिस्टेंस क्या होता है, नेबरिंग आटम कौन कौन होते हैं, वही है। ठीक है, ऊर्जा का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिंक ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो जेडएनएस जो होता है उसका दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिंक ब्लेंड एंड ऊर्जा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारा एंड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कैसा होता है, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिमेट्रीज होते हैं, कितने नंबर ऑफ सिमेट्रीज होते हैं, 23। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा होता है, मिरर इंडिसेस क्या होता है, लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब मैंने आपको समझा दिया। तो आगे वाला जो कल वाला जो क्लास होगा हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, ओके, आपका असाइनमेंट भी मिल जाएगा क्लास टेलीग्राम में एज वेल एज व्हाट्सएप में। ठीक है, तो टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिएगा, एंजॉय करते रहिए। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।